नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, विकास। विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं भी हैं कि क्या करना चाहते हैं, हम अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इसी तरह के हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या कभी जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है। विकास के इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है। यह काम जटिल है। इन अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप उच्च कक्षाओं में इन मुद्दों पर अधिक गहराई से सीखेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में नहीं मिलेंगे, बल्कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में मिलेंगे। ऐसा इसलिए कि हम आज जो जीवन में जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते हैं। इसी तरह से हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। विकास क्या वादा करता है? विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य। हम यह कल्पना करते हैं कि प्रयास कर रहे हैं कि तालिका 1 में दी गई सूची के अनुसार लोगों के लिए विकास क्या अर्थ हो सकता है, इसकी क्या आकांक्षाएं हैं। आप देखेंगे कि उच्च स्तंभ अधूरे भरे हुए इन तालिका को पूरा करने की कोशिश करें। आप चाहेंगे कि किन्हीं और श्रेणी के व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं। विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य। तालिका 1 को भरने के बाद अब इसका निरीक्षण करते हैं। क्या सभी के लोगों के विकास की या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है? संभवतः नहीं। इनमें से हर एक का अलग चीज़ें पाने चाहते हैं। वो ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात चीज़ें जो उनकी आकांक्षाओं इच्छाओं को पूरा कर सके। वास्तव में कई बार दो व्यक्तियों या दो गुटों ऐसी चीज़ें चाहते हैं जिनके परस्पर विरोध हो सकता है। एक लड़की अपने भाई के समकक्ष आज़ादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा की आशा रखती हैं। हो सकता है कि भाई को यह पसंद ना हो। इसी तरह की अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध बनाते चाहते हैं, लेकिन इससे जीवन जलमग्न हो सकता है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाएं, जैसे आदिवासी। वह इनका विरोध कर सकते हैं। हो सकता है कि वह अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल चौकबाद या तालाब पसंद करें। इस तरह से दो बातें साफ हैं। एक, अलग लोगों के जीवन के लिए लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। दूसरा, एक के लिए विकास जो दूसरे के लिए विकास न हो, यहाँ तक कि दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। आय और अन्य लक्ष्य। अगर आप एक बार फिर तालिका 1 को देखें तो इस बात समान पाएंगे कि लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज आवश्यकता अन्य उत्पादकों के लिए अच्छी कीमतें मिले। दूसरे शब्दों में ज़्यादा आय प्राप्त करें। किसी भी तरह के ज़्यादा आय चाहने के लिए अतिरिक्त लोग बराबरी या व्यवहार स्वतंत्रता, सुरक्षा, दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ मामलों में ये सभी आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती। द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं का एक कारक भी है जिन पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन उन पर लिखित अभौतिक वस्तुओं पर निर्भर करता है। अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती तो आप अपने जीवन के मित्रों की भूमिका के बारे में ज़रा सोचिए। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता है, लेकिन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी प्रायः अपेक्षा कर दी जाती है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिन्हें मापा नहीं जा सकता है वह महत्वपूर्ण नहीं रखता है। एक और उदाहरण देखिए। अगर आपको कहीं दूर दराज इलाके में नौकरी मिले, उसे नौकरी करने के लिए आए अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे, जैसे कि अपने परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, काम करने के वातावरण कैसा होगा, क्या अवसर होंगी,
दूसरी नौकरी में यद्यपि आपको कम वेतन मिलता हो, लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है, आपकी सुरक्षा भावना को बढ़ाता हो। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, लेकिन कार्य सुरक्षा नहीं, और हो सकता है आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय न मिले। आपकी सुरक्षा स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो वे घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। तथापि यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो उन्हें घर के कामकाज में ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर से बाहर काम करने के लिए महिलाओं को अधिक स्वीकृत किया जाएगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां व्यापार कर सकती हैं। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते, लेकिन जीवन की अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं। आओ इन पर चर्चा करें। राष्ट्रीय विकास। जैसा कि हमने ऊपर देखा है कि यदि लोग लक्ष्य भिन्न हो तो उन्हें राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी हो सकती है। आप इस विषय में चर्चा कीजिए। क्या भारत विकास के लिए संभवतः की कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपयुक्त प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए होंगे। हो सकता है आपने स्वयं इन प्रश्नों के उत्तर सोचे हो। इनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं की निश्चित ना हो। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय के विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती हैं, लेकिन यह सभी विचारों को बराबर करना महत्व दिया जा सकता है। या यदि परस्पर विरोधी या निर्णय कैसे किया जाए, सभी के लिए न्यायपूर्ण सही राह क्या होगी, हमें यह सोचना भी होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है। क्या इस विचार को बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ कोई। राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सभी प्रश्नों पर विचार करना है। आओ इन पर विचार करें। क्रियाकलाप 1। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाती है। आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ देशों को अविकसित कैसे कहा जा सकता है। इससे पहले हम विकास पर आए एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं। जब हम विभिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो हम उससे असमानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं। हम किसी तुलना करने के लिए किसी पहलू का प्रयोग कर सकते हैं। समानता हर व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशिष्टताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है। अब देश की आय क्या है। अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस प्रदेश के निवासियों की आय, इससे देश से हमें क्या आय ज्ञात होती है। लेकिन देशों की भी तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त नहीं मापा नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें ज्ञात नहीं होता है औसतन व्यक्ति क्या कमा सकता है। क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोग से बेहतर हैं। इसलिए हम औसत आय की तुलना में जो व्यक्ति देश की कुल आय की कुल जनसंख्या के भाग देकर निकाली जाती है, औसतन आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देश का वर्गीकरण करने के लिए मापदंड का प्रयोग किया जाता है। वह देश जिनकी 2019 में प्रति व्यक्ति आय 49,300 प्रति वर्ष अधिक है, वह समृद्ध अथवा उच्च आय देश, और वे जिनकी प्रति व्यक्ति आय 2500 प्रति व्यक्ति आय कम हो, उसे निम्न आय वाला देश कहा जाएगा। भारत मध्य आय वर्ग देशों में आता है, क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2019 में 6,700 प्रति वर्ष। समृद्ध देश जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। औसतन आय, इन पर विचार करें। आय और अन्य मापदंड। जब हमने व्यक्तिगत
व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों के आदर, समानता, व्यवहार पाना, आज़ादी आदि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इस प्रकार जब हम किसी देश क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो मौसम आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों के विषय में भी सोचते हैं। तालिका एक चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय। हरियाणा, केरल, बिहार। कुछ तुलनात्मक आंकड़े। सार्वजनिक सुविधाएं। ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसतन व्यक्ति की आय केरल के औसतन व्यक्ति आय से अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल से पीछे है? इसका कारण यह है कि आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपया सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिसकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। आओ इन पर विचार करें। क्रियाकलाप 2। क्रियाकलाप 3। वर्ष 2019 के लिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े। मानव विकास रिपोर्ट। एक बार यह बात समझ में आ जाए कि यद्यपि आय का स्तर महत्वपूर्ण है, पर इनका विकास स्तर को मापने का अपर्याप्त मापदंड है, तो हम अन्य मापदंडों के बारे में सोचने लगेंगे। ऐसा मापदंडों की सूची लंबी हो सकती है, लेकिन वह इतनी उपयोगी नहीं होगी। हमें अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों की कम संख्या में आवश्यकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचक जैसे हमने केरल और हरियाणा की तुलना करने के लिए प्रयोग किए, ऐसे ही सूचकों में है। पिछले लगभग एक दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकों की आय साथ व्यापक स्तर पर विकास के माप के लिए प्रयोग किया जाने लगा। उदाहरण के लिए यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना में लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय और आधार पर करती है। भारत और उसके पड़ोसी देशों की 2020 की मानव विकास रिपोर्ट के कुछ समृद्ध आंकड़ों पर दृष्टि डालना रुचिकर होगा। यह आश्चर्य नहीं है कि हमारे पड़ोस में एक छोटा सा श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे है और हमारे जीवन में बड़े क्षेत्र विश्व में इतना नीचा क्रमांक। तालिका 1.6 यह दिखाती है कि यद्यपि नेपाल, बांग्लादेश प्रति व्यक्ति आय भारत की आय की तुलना में कम है, फिर भी भारत से आय संभाव्यता में पीछे नहीं है। HDI के परिकलन के लिए महत्वपूर्ण सुधारों और सुझाव के लिए दिया गया मानव विकास रिपोर्ट बहुत से नए घटक जोड़े गए, लेकिन मानव विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य, उनका कल्याण सबसे अधिक जरूरी है। क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास को मापने की कुछ पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए? विकास की धैर्यता। हम विकास को जिन तरह की परिभाषित करें, अभी भी मान लें कि विशेष देश काफ़ी विकसित हैं और हम निश्चित रूप से यह सोचें चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए स्तर बना रहे, यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है। लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है। उदाहरण, भारत में भूमिगत जल। भूमिगत जल नवीनतरीय संसाधन का उदाहरण है। फसल और पौधे की संसाधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यह भी हम किसी संसाधनों की अति उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो तो पुनः पूरी से अधिक प्रयोग करते हैं, हम इन संसाधन की अति उपयोग कर रहे होंगे। गैर नवीनकरणीय संसाधनें वो हैं जो कुछ वर्षों के लिए प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों का धरती पर निश्चित भंडार है, इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती है। कभी कभी हमें ऐसे नए संसाधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है।
नए स्रोत भंडार वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ वह समाप्त हो जाएंगी। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं रखते हैं। यह एक क्षेत्र या देश विषय नहीं रह गया है। हम सब भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। विकास की धारणा तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है, जिससे वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विकास का यह प्रगति प्रश्न हमेशा चलने वाला है। प्रश्न है, हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या हैं। इसलिए विकास पर बहस जारी है। अभ्यास। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।